इंटरफेस का जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको मुकम्मल करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि इंटरफेस डिज़ाइनिंग क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या गोल्डन रूल्स होते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं। यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं उनके एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देखें उसको डिज़ाइन करने के स्टेप्स क्या हैं। वेब एप्लीकेशन की इंटरफेस को डिज़ाइन कर कैसे किया जाता है, उसके क्या सिनेरियोज होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखेंगे कि डिज़ाइन एवेल्यूएशन सर्कल क्या होता है, कि किस डिज़ाइन एवेल्यूएशन सर्कल को यूज़ करते हुए हम लोग किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। जब भी हम किसी इंटरफेस को डिज़ाइन करने लगे होते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो है ये कुछ इश्यूज जो हैं वो अराइज होते हैं। मुझे एक बार क्लियर कर दें कि आप सब लोगों को स्लाइड नज़र आ रही हैं? शाबाश, प्लीज़ जल्दी से टेक्स्ट करो मेरे को प्लीज़। ओके ओके ओके, गुड हो गया। तो एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं जब भी हम कोई टिपिकल डिज़ाइन कर रहे होते हैं इंटरफेस को? सबसे पहले कंसिस्टेंसी। एक ऐप के इंटरफेस का कलर कुछ और है, जब किसी दूसरे पेज पे चला गया तो वो कुछ और हो गया। ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने पड़ते हैं। नंबर 2, नॉर्मलाइजेशन मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है कि एक इंटरफेस के लिए कितनी मेमोरी असाइन की जाए, दूसरे के लिए कितनी, और जो ओवरऑल ऐप वर्क करेगी वो किस तरह करेगी, उसको कितनी मेमोरी असाइन करनी है। नंबर 3 चीज़, उस ऐप को यूज़ करने के लिए हम लोगों के पास, या उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई गाइडेंस या हेल्प नहीं होती। नंबर 4 चीज़, जो कॉन्टेक्स्ट लिखा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब कि समटाइम कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट इस तरीके का लिखा हुआ होता है कि उसको अंडरस्टैंड ही करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसकी वजह से इंटरफेस डिज़ाइनिंग में इश्यूज आते हैं। नंबर 4-5 चीज़ जो हमारी है कि रिस्पॉन्स रेट हमारा बहुत बुरा अगर हो तो। रिस्पॉन्स रेट का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा आया है और विदाउट डूइंग एनीथिंग ही हैज़ गॉन लेफ्ट बैक योर वेबसाइट, तो आप ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स रेट अगर अच्छा ना हो तो उसकी वजह से भी डिज़ाइनिंग फेज के अंदर हमारे पास इश्यूज आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनफ्रेंडली। आप अगर पुराने दौर की मोबाइल पे वेबसाइट्स अगर आप ओपन करते होते थे तो आपको उसको मैग्नीफाई करना पड़ता होता था इन ऑर्डर टू रीड दैट टेक्स्ट। बट when we have responsive website, या when we have friendly website, we can say that website is responsive or friendly. That's mean the text of the website can easily be readable from your mobile phone or from the tablet or from your desktop screen, or you can simply say from the mainframe screen as well. ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। गोल्डन रूल्स की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि हमेशा यूज़र क्या काम करने वाला है उसको लाजमी मद्देनज़र रखना है। फिर हम लोगों ने ये देखना होता है कि हम कम से कम मेमोरी के ऊपर लोड डालें और हमारी ऐप भी प्रॉपर वर्क कर रही हो। और नंबर 3 चीज़, हम इंटरफेस की जो कंसिस्टेंसी होती है उसको बहुत मद्देनज़र रखते हैं कि जो इंटरफेस या जो तरीका या जो मेथड या जो स्ट्रक्चर हम लोगों का पहला पेज या लॉगिन के पेज पे नज़र आ रहा है वो बाकी पेजेस के ऊपर भी सेम नज़र आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अभी जो हम लोगों ने पीछे गोल्डन रूल्स पढ़े हैं, अब बारी बारी उनके डिस्क्रिप्शंस पे जाएंगे। सबसे पहले यूज़र के कंट्रोल को, यूज़र के वर्क को दिमाग में मद्देनज़र रखना। जब भी हम लोग इंटरफेस को डिज़ाइन करेंगे, हम लोगों को पहली चीज़ जो मद्देनज़र रखनी है वो ये करनी है कि यूज़र को, जो बंदा जो उस ऐप को इस्तेमाल कर रहा होगा वो इस तरीके से इस्तेमाल करे कि उसको अननेसेसरी कंटेंट के ऊपर ना जाना पड़े। मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत सारे बच्चे songs.pk की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो बहुत एक्स्ट्रा एड्स ओपन हो जाते हैं, या वो अनडिज़ायरेबल एक्शंस या डिज़ायरेबल प्लेसेस के ऊपर चला जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे तो इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि लॉगिन के पेज पे जब आप क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो डैशबोर्ड के पेज पे जाए। क्या चीज़ है, चले गए सारे खत्म। अच्छा, नंबर 2 चीज़ ये है कि जो भी आप ऐप बनाएंगे, जो भी आप डिज़ाइन इंटरफेस करेंगे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए कि दैट इट कैन ईजीली कम्युनिकेट विद द यूज़र। नंबर 3 चीज़, whenever you are going to create any sort of a design for the design purposes, either it is from your web app or the website, it should be interruptible and endurable. इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर ईमेल और सारा कंटेंट लिख के जब साइन अप के बटन पे क्लिक किया तो एरर आ गया कि टाइम आउट का एरर है, या मिसाल के तौर पे आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। इस तरह के एरर्स नहीं होने चाहिए। तो यूज़र की इंटरेक्शन जो होती है इंटरप्टेबल होनी चाहिए। नंबर 4, जब भी आप किसी
इंटरेक्शन क्रिएट करवाएंगे या डिज़ाइन बनवाएंगे तो वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो लोगों की स्किल के लेवल के मुताबिक हो। मिसाल के तौर पर अ पर्सन हु इज़ यूजिंग फेसबुक फॉर मोर देन लाइक 6 to 7 years ही कैन ईजीली यूज़ दैट फेसबुक। बट अगर हम किसी ऐसे शख्स को फेसबुक दे दें हु आर गोइंग टू यूज़ या अपने मदर फादर को जो पहली बार फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए इंटरफेस उस हिसाब से होना चाहिए देखिए दैट दे कैन यूज़ दैट इंटरफेस वेरी इजीली। नंबर 5, जब भी हम कोई टेक्निकल चीज़ होती है ना, हम लोगों को हमेशा उसको हाइड करना चाहिए यूज़र के साथ। मिसाल के तौर पर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ इंटरफेस एंड यू आर आल्सो शोइंग दैट इसमें ये लूप्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकल इंटरनल्स जो होते हैं वो यूज़र से हमेशा हाइड रहनी चाहिए। तो पता नहीं आपकी क्लास को घंटे घंटे बाद सारे याद आते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बना लेंगे तो उसकी डिज़ाइन की इंटरेक्शन जो होती है, मतलब कि जो मेन्यूज़ बने हुए आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स बने आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ आई क्रिएट अ डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट एंड आई डिसाइड दैट अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो इट शुड मूव टू द अदर पेज विच इज़ कॉल्ड अबाउट अस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो जाके कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चला जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इंटरफेस डिजाइनिंग शुड बी डन इन सच अ वे कि वो इंटरेक्शन जो ऑब्जेक्ट्स किया वो अच्छी हो सके। नंबर पार्ट 2, इंटरफेस की कंसिस्टेंसी। नंबर 1 कि जब भी यूज़र कोई चीज़ कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हो तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, कोई सिमेंटिक होना चाहिए, उस बगैर कोई रीज़न के वो काम ना कर रहा हो, तो इसमें कंसिस्टेंसी होती है। नंबर 2 चीज़, जितनी भी एप्लीकेशन जो उस चीज़ से रेलिवेंट है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम गोइंग टू क्रिएट यार मेरी तो बस हो गई है, तो बार बार तुम लोग रिक्वेस्ट ही भेजते रहते हो। अच्छा, नंबर 2, जितनी भी फैमिली ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं उनकी कंसिस्टेंसी को देकर हमें मेंटेन करना चाहिए। मिसाल के तौर पर इफ़ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू सोशल मीडिया देन डेफिनेटली आई हैव टू थिंक इन माई माइंड दैट हाउ फेसबुक वर्क्स, हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स, हाउ ट्रम्बलर वर्क्स, हाउ अदर सोशल मीडिया एप्स शुड वर्क। तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मैं जब अपना डिज़ाइन बनाऊंगा, अपना इंटरफेस की डिज़ाइनिंग करूंगा, तो उसकी कंसिस्टेंसी उसी तरह की रखनी है जितनी उसकी फैमिली ऑफ एप्लीकेशंस की हैं। नंबर लास्ट, जितने भी पुराने मॉडल्स जो उसकी एक्सपेक्टेशन जो बनाए गए हैं यूज़र की एक्सपेक्टेशन से, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। मैं इसकी एक बहुत अच्छी सी मिसाल देता हूँ। आप लोग आज कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको CMS पे जाने के लिए स्टूडेंट पे क्लिक करना पड़ता है। अब मैं 10 दिनों बाद जाके उस स्टूडेंट के मेन्यू को चेंज करके किसी और जगह शिफ्ट कर दूँ तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मैटर है। दैट्स मीन यू कांट एबल टू यूज़ दैट बटन आफ्टर द चेंज। तो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि जो मॉडल एक बार क्रिएट कर दिया गया है जिसके ऊपर यूज़र की एक्सपेक्टेशन बन चुकी है, तो उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप चेंज करेंगे तो एक स्पेसिफिक रीज़न होनी चाहिए जिसके ऊपर आप चेंज करें। नंबर 3 चीज़, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन मॉडल। कि अब हम डिज़ाइन मॉडल्स बनाने जा रहे हैं यूज़र इंटरफेस के। पार्ट नंबर 3 है। अब मॉडल्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 यूज़र मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी यूज़र्स जो उसको फ़ोन को जो उस ऐप को या उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले हैं सबकी प्रोफाइल होनी चाहिए। डिज़ाइन मॉडल में आप बेसिकली आप यूज़र का मॉडल और डिज़ाइन बनाते हो कि वो किस डिज़ाइन या प्रोसेस को यूज़ करते हुए जो है वो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। नंबर 3 चीज़ मेंटल मॉडल। इसको हम लोग बेसिकली परसेप्शनल बेस्ड मॉडल बोलते हैं, जो हम लोग ख्याली बनाते हैं कि यूज़र की मेंटल इमेज क्या होगी जब वो इंटरफेस को यूज़ करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर द नर्सरी स्टूडेंट्स, देन डेफिनेटली मुझे एक इस तरीके की इंटरफेस बनानी है जो उन बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। If I'm going to create a website for the matrimonial, शादी की वेबसाइट, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई शादी के एड्स होने चाहिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे उस इंटरफेस को। वो इंटरफेस शुड बी अट्रैक्टेड इन शुड अ वे डैट जितने भी सब लोग जो उसको यूज़ करना चाह रहे हैं उसको आराम से यूज़ कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल मीन्स लुक एंड फील, और इनको आपस में मिक्स करना, किस तरीके से वो नज़र आएगा और किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा उसको देख के।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वेबसाइट का एक बताता हूँ, कलियास एक थीम है वर्डप्रेस की, अगर आप उसको जाएं इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा यार इससे ज़्यादा खूबसूरत वेबसाइट नहीं बनी। तो दैट्स मीन कि मैंने उसको देखा और उसके बाद जो मुझे फीलिंग आई उन दोनों का फ्रीएन से या उन दोनों के मिक्सचर से बेसिकली मेरा एक बहुत अच्छा परसेप्शन बनता है जो उस डिज़ाइन के सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को डिफाइन भी करता हो। जब भी आप कोई यूज़र इंटरफेस क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये 4 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले इंटरफेस का एनालिसिस करेंगे और उसकी मॉडलिंग करेंगे, मेरा माउस देखिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप इंटरफेस को डिज़ाइन करेंगे, फिर उस इंटरफेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट्स मीन यू हैव टू डू अ प्रोग्रामिंग एट दिस सेक्शन बट ओनली फॉर द डिजाइनिंग पर्पसेज। इंटरफेस कैसे नजर आएगा? राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बैक एंड कोडिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट हाउ अ पार्टिकुलर इंटरफेस शुड बी अ लुक लाइक। लास्ट में हम देखेंगे आइदर द इंटरफेस वी क्रिएटेड इट इज़ अ वैलिड एंड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और नॉट, कि जो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने बनाई है आइदर दैट इज़ वर्किंग प्रॉपरली ऑन दैट पॉइंट और नॉट। अभी हम लोग जो है बारी बारी इन फेजेस को देखेंगे। सबसे पहले है इंटरफेस एनालिसिस। इंटरफेस एनालिसिस का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना कि लोग किस तरीके से सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, हाउ अ पार्टिकुलर यूजर, अ पार्टिकुलर क्लाइंट, अ पार्टिकुलर पर्सन यूज योर वेबसाइट इन सच अ वे कि वो उस वेबसाइट के ऊपर रुका रहे। अगर मैं सॉफ्टवेयर एज अ वेबसाइट लूँ तो नंबर 2, वो सब के सब टास्क जो एंड यूज़र करना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर वर्क करने चाहिए। तो इंटरफेस एनालिसिस में हम ये भी देखते हैं कि जितने भी टास्क या मिसाल के तौर पर यू क्रिएटेड अ वेबसाइट विच हेल्प्स पीपल टू डू सम सॉर्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, सो वी कैन से दैट the particular interface should have buttons, they should have multiplication button, they should have subtraction or division button. So if you don't have any sort of a button on it, you can't able to say that interface is a good. तो इंटरफेस के अंदर कैलकुलेटर के लिए प्लस माइनस 1 2 3 के बटन होना ज़रूरी हैं। तो जो यूज़र वो टास्क परफॉर्म करना चाहता है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसका इंटरफेस मौजूद होना चाहिए। ये इसी तरह है कि मैंने यू लर्न द सब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम, तो आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़ा था, बट उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर फॉर्म्स भी बनाए थे। वाई यू मेक फॉर्म्स? बिकॉज जब आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हो तो आप डायरेक्टली कोई क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अ यूज़र कांट एबल टू यूज़ दैट क्यूरी, तो आपको फॉर्म्स बनाने पड़ते हैं। यू हैव टू क्रिएट अ इंटरफेस विच हेल्प्स द डेटाबेस टू द यूज़र के यूज़र उसको यूज़ कर सके। अच्छा जी, नंबर 3 चीज़ कि जो भी कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा है वो उस इंटरफेस का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब अबाउट अस के पेज के अंदर आप कंपनी की सर्विसेज के बारे में लिख रहे हो, या अबाउट अस के पेज का स्ट्रक्चर आपने बनाया ही इस तरह कि वो कंपनी की सर्विसेज को शो करे। लास्ट, जो इन्वायरमेंट जिसमें आप ये टास्क करवा रहे हो वो भी कंडक्ट हो जाए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक वेबसाइट तो बना दी, उसमें इतना ग्राफिक्स लगा दिया दैट अ सिस्टम इज टेकिंग लाइक 16 to 17 सेकंड्स फॉर द लोडिंग। अगर मेरे पास अच्छा इंटरनेट भी है तो 17 से 18 सेकंड लगा रहा है उसको लोड होने में। सो इफ आई क्रिएट अ इंटरफेस इन सच अ वे दैट डेफिनेटली माई सॉफ्टवेयर विल बी अ लॉस। दैट इज़ द रीज़न कि इंटरफेस डिज़ाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़र एनालिसिस, यानी अब हम लोगों ने क्या किया कि इंटरफेस एनालिसिस कर दिया, अब यूज़र एनालिसिस की बात है। यूज़र एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, क्या जो यूज़र मेरी वेबसाइट या मेरे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है वो प्रोफेशनल है, कोई टेक्नीशियन है, कोई क्लरिकल है या मैन्युफैक्चरर वर्कर है? क्या जो टास्क एनालिसिस या मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जिस टाइप के यूज़र्स हैं उनके लिए वो बेस्ट है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो मॉडल उठाया है वो तो साइंटिस्ट के लिए और मेरी जो जनरल ऑडियंस है वो जाहिल अनपढ़ किस्म की है। नंबर 3 चीज़, जो भी हम लोग लर्निंग का मटेरियल या रिटर्न का मटेरियल लिख रहे हैं वो क्लासरूम की ट्रेनिंग के अंदर डिज़ायरेबल है या नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर जब हम लोग की ट्रेनिंग करेंगे, आर द यूज़र कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम द रिटन मटेरियल और दे हैव एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर फॉर द क्लासरूम ट्रेनिंग, कि जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में इल्म है या नहीं और या ट्रेनिंग दी गई है या नहीं दी गई। अच्छा, उसके बाद
जितने भी एक्सपर्ट या टाइपिस्ट हैं वो टाइपिस्ट या कीबोर्ड फोबिक तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके इंटरफेस के लिए बहुत ज़्यादा टाइपिंग की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं कि जितने भी यूज़र मेरी वेबसाइट को यूज़ करेंगे, अच्छा फॉर्म बहुत बड़ा डेट है यार कोई मसला नहीं है, मेरा यूज़र जो है वो कीबोर्ड। हम लोगों को माइंड में रखना पड़ता है जिस यूज़र के लिए आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो या सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उसकी रेंज क्या है एज की। अगर आप एक ओल्ड एज होम की वेबसाइट बनाने जा रहे हो देन डेफिनेटली आप कभी भी उसका रंग पीला सुर्ख इस तरह का नहीं रखोगे। आप लोगों का कलर होगा मध्यम सा, लाइट सा। इसी तरह अगर आप एक शादी की वेबसाइट बना रहे हो तो आप कभी भी उसके अंदर कलर वाइट नहीं डालोगे, आप कभी भी उसके अंदर कलर जो है वो लाइट नहीं डालोगे। आइदर यू ऑलवेज क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक एंड रेड। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, वैसे मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा किस्सा याद आया, बाद में कभी सुनाऊंगा। अच्छा, जब भी यूज़र जो है क्या जो हम लोग इंटरफेस बनाने जा रहे हैं क्या उसकी किसी जेंडर प्रेफरेंसेस से रेलिवेंसी होगी या नहीं होगी। मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों से इस चीज़ से दे सकता हूँ कि लड़कों के फेवरेट कलर्स कुछ अलग होते हैं, लड़कियों के मुख्तलिफ होते हैं। लड़कों के फेवरेट कलर होते हैं डार्क ब्लू, ब्लैक, डार्क ब्राउन। लड़कियों के होते हैं पिंक, रेड, येलो। तो जो वेबसाइट हम बना रहे हैं क्या वो किसी एक जेंडर को तो टारगेट नहीं कर रही, ये हम देखते हैं। ठीक है जी, हम लोगों ने एनालिसिस कर दिया तो अब बारी आ गई कि इंटरफेस को डिज़ाइन करें। इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए हम लोगों को किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है अभी हम उस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे। नंबर 1, जब भी कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाती है कि हम लोग उस इंटरफेस को डिज़ाइन करें या इंफॉर्मेशन इंटरफेस एनालिसिस में, तो हम सबसे पहले उसके इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर एनालिसिस में आपको पता चल गया कि आपने ये काम करना है, इंटरफेस इस चीज़ का बनाना है। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इंटरफेस डिज़ाइन, द फर्स्ट थिंग वी विल सी दैट हाउ टू क्रिएट एन एक्शन एंड हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट। नंबर 2, जितने भी इवेंट्स यानी जो यूज़र एक्शंस परफॉर्म करेगा आपके इंटरफेस को यूज़ करते हुए, क्या वो उसके अंदर वैलिड हैं, तो हम क्या करेंगे वो सारे के सारे इवेंट्स भी लिखेंगे। मिसाल के तौर पर इन अ मोबाइल ऐप अ पर्सन हैज़ टू डू लॉग इन एंड देन ही हैज़ टू मूव सम अदर पेजेस। तो हम लोगों को एक्शन डिफाइन करने के पहले वो लॉग इन करेगा और फिर किसी नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बिहेवियरल डायग्राम बनती है, मॉडल बनता है। फिर जिस इंटरफेस को हम लोग बनाएंगे हम लोग इसको इस तरह बनाएंगे कि वो एक एंड यूज़र के परसेप्शन के हिसाब से हो, डेवलपर के लिहाज से ना हो। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, या मैं भी कभी वेबसाइट बनाता हूँ तो मैं इस चीज़ से बनाता हूँ कि जब इसको लोग यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे। हम ये भी देखेंगे डिज़ाइन करते हुए कि यूज़र जो है बेसिकली वो पूरे के पूरे सिस्टम और उसकी इंफॉर्मेशन और इंटरफेस के साथ कैसे इंडिकेट करेगा, कैसे इंटरप्रेट करेगा, कैसे उसकी इंटरेक्शन होगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरी वेबसाइट वो यूज़ कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा ब्लैकिश कलर की वजह से आंखों में दर्द हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं मेरी वेबसाइट का कलर बहुत डल है, विधवाओं वाला। जब भी हम डिज़ाइन बनाने वाले होते हैं तो हम लोगों को कोई इश्यूज अराइज होते हैं। इसमें सबसे पहला टाइम तो रिस्पॉन्स टाइम है। ये किसी भी ऐप या किसी भी वेबसाइट का सबसे बड़ा इशू होता है। अगर आपने एक वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई है, लेट्स सपोज YouTube की एग्जांपल लेते हैं। आज अगर YouTube बना है तो YouTube इसलिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, या हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है। अगर हम लोग एक वीडियो पे क्लिक करते हैं तो हमारी अगर इंटरनेट की स्पीड कम भी हो तो वो बफरिंग थोड़ी जल्दी करता है। बट अगर हम लोग किसी दूसरी वेबसाइट play.pk विमियो के ऊपर ओपन करेंगे तो उसमें बफरिंग में बहुत टाइम लगता है। तो दैट्स मीन दैट आवर डिज़ाइन शुड बी डन इन सच अ वे दैट इट शुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द रिस्पॉन्स टाइम। नंबर 2, जितनी भी फैसिलिटीज़ जो आपकी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है वो सारे के सारे उसमें क्या होनी चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए। अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो वो डिज़ाइन इशू है। नंबर 3 चीज़, आप डिज़ाइन इस तरीके का बनाएंगे कि वो एरर को हैंडल कर सके। ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती से कोई बटन क्लिक कर दिया और उसने कोड खोल के रख दिया आपके सामने। उसको सिर्फ एरर देना चाहिए कि आपका ये मसला है, प्लीज़ इसको ठीक करें, दैट्स इट। इट शुड नॉट बी डू एनीथिंग एक्सेप्ट दैट। उसके बाद
जब भी आप कोई मेन्यू क्रिएट करेंगे या कमांड देंगे उसकी प्रॉपर लेबल दें। मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं या कमांड देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो काम क्या कर रहा है, लोगों को पता होना चाहिए वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 5 चीज़, जो एप्लीकेशन आप बनाने जा रहे हैं वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वेबसाइट बना के रख दी और मैं उसको सफारी पे यूज़ ही नहीं कर पा रहा या मैं इसको ओपेरा मिनी पे यूज़ ही नहीं कर पा रहा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंटरनेशनलाइजेशन, कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो, आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो इस तरह का होना चाहिए कि वो अगर फ़ॉरेन से भी कोई बंदा उसको एक्सेस करना चाहे तो उसको कर सके। अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो सारी के सारी हमारे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को लेकर थी। अब हम बात करेंगे वेब ऐप को लेके। आप लोगों में से कोई बंदा बता सकता है कोई एक ऐसी वेब ऐप जो आप लोग यूज़ करते हो? चलो शाबाश, छेती करो। वेब ऐप कोई एक नाम बताओ जो आप एक वेब ऐप यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा। रेडी करना है, ठीक है। जब भी हम कोई वेब ऐप का इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं तो हम चेक करते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे इंटरफेस को कैसे डिज़ाइन करना है, इंटरफेस किस तरीके का होना चाहिए। किसी भी वेब ऐप के इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहली चीज़ माइंड में ये होनी चाहिए कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर उसको ओपन करूँ तो वो ओपन ही ना हो, और वो यूज़र को पता है कि उसकी लोकेशन किस तरफ की है। फिर दूसरा सवाल जो मेरे माइंड में आता है कि मैं अब क्या करूँगा। इंटरफेस इस तरह का होना चाहिए जो यूज़र को ये बताए कि तुम ये काम कर सकते हो, कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो चल रहे हैं और कौन कौन सा जो कंटेंट है वो रेलिवेंट है। तीसरी चीज़, मैं कहाँ पर हूँ और मुझे जाना कहाँ है। इंटरफेस इस तरीके का होना चाहिए, नेविगेशन उसमें इस तरह की होनी चाहिए जो आपको फ्लो बता सके कि अगर मिसाल के तौर पर आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके एडमिशन्स पे जाना है तो एडमिशन्स के पेज के ऊपर इस तरह का लिंक होना चाहिए, फ्रंट पेज के ऊपर, कि वो आपको एडमिशन्स पेज के ऊपर लेके जाया जा सके। किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए वेब ऐप के लिए हम लोगों को मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं। इसमें पहला काम आता है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब भी होता है कि हाउ अ पर्टिकुलर वेब ऐप शुड बी डिज़ाइन सो इट एंटिसिपेट द नेक्स्ट मूव, कि इसके ड्राइवर्स किस तरह के होंगे, प्रिंटर मतलब किस तरह का वो काम करेगा दूसरी चीज़ों के साथ मिलके। कम्युनिकेशन, कोई भी जो इंटरफेस में डिज़ाइन करूँगा वो कैसे कम्युनिकेट करेगा यूज़र की एक्टिविटी के साथ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, रिप्लाई ही नहीं आ रहा वहाँ से कि आपका इंटरफेस डिज़ाइन, आपका डाटा सबमिट हो गया। कंसिस्टेंसी, लफ्ज़ से पता चल रहा है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंट्रोल्ड ऑटोनोमी, जो भी इंटरफेस आप डिज़ाइन करोगे इट शुड बी फैसिलिटेट इन सच अ वे दैट यूज़र मूवमेंट थ्रू आउट द वेब ऐप एंड इट शुड डू इन अ मैनर दैट इट इन्फोर्स द नेविगेशन कन्वेंशन दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द एप्लीकेशन। कि ऐसा नहीं है कि आप किसी की ऐप पे जा रहे हो और आपको डायरेक्टली किसी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी मिल गई है, नहीं। जब भी आप बनाओगे तो आप उसके लिए कोई ना कोई कंट्रोल्ड ऑटोनॉमी रखोगे। आप कोई लॉगिन रख सकते हो, आप कोई थंब प्रिंट रख सकते हो, कोई भी तरीका रख सकते हो। एफिशिएंसी, डिज़ाइन वेब ऐप का इस तरीके का होना चाहिए कि वो यूज़र की वर्क की एफिशिएंसी रखे। ऐसा नहीं है कि आपका डिज़ाइन इतना भारी हो कि वो यूज़र अगर कोई काम कर रहा हो तो वो भी ना कर पाए। फोकस, जब भी हम कोई वेब ऐप इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं तो इस तरह होना चाहिए कि वो फोकस्ड रहे यूज़र के माइंड में और हैंड में, कि यूज़र फोकस्ड रहना चाहिए उस चीज़ की तरफ जिसकी वजह से वो मेरी वेबसाइट या ऐप के ऊपर आया। फिट्स लॉ ये कहता है कि जितने भी फंक्शंस जो होते हैं वो जो टारगेट कर रहे होते हैं डिस्टेंस को, वो मतलब कि उसके साइज़ के बराबर होते हैं। यानी बाय अ प्रोडक्ट रिक्वायर अ प्रोडक्ट नेम, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए उसका नाम का पता होना ज़रूरी है। तो फिट लॉज भी ये कहता है कि इंटरफेस जो होता है वेब ऐप का इस तरीके का होना चाहिए कि वो पता चले कि उस पार्टिकुलर ऐप का। ह्यूमन इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन HCI आप लोग ऑलरेडी पढ़े तो आपको पता होगा कि मैडम ये पढ़ाई होगी चीज़ इसके अंदर के इंटरफेस जो होता है वो इस तरीके का होना चाहिए कि इंसान उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। मिसाल के तौर पर अगर हम CS के बच्चे हैं तो हम लोगों को अगर मेन्यू ना भी बना हो वेबसाइट का तो हम ढूंढ सकते हैं मेन्यू किधर, उस पर क्लिक कर सकते हैं। बट इफ़ एनी इन इंटेलेक्चुअल बंदा, अगर हम ये कह सकते हैं वो बंदा जिसको CS के बारे में इतना इल्म ना हो, तो अगर उसको इंटरफेस डिज़ाइन करना पड़ जाए तो यूज़ करना पड़ जाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लिटेंसी रिडक्शन, लिटेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप एक से ज़ायद काम आपकी ऐप कर रही है तो इस तरह करनी चाहिए कि यूज़र को महसूस ना हो कि आप दो काम अलग अलग कर रहे हो, साइमल्टेनियसली वर्क करना चाहिए। लर्नेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी वेब इंटरफेस आप बना रहे हो
उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो लर्निंग टाइम को मिनिमम करे, मतलब मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना गैदर करनी पड़े उसके बारे में कि इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, कम से कम हो। मेंटेन वर्क प्रोडक्ट इंटेग्रिटी, ठीक है, कि जो भी आप वर्क प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कि यूज़र ने एक फॉर्म कंप्लीट किया है और स्पेसिफिक लिस्ट है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जानी चाहिए और उसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। रीडेबिलिटी, आप जो भी इंटरफेस बनाओगे वेब ऐप का वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप उसको रीड कर सको, किसी बुढ़े शख्स के लिए भी, किसी जवान शख्स के लिए भी। लफ्ज़ इतने चुने चुने मत हों कि लोगों को नज़र ही ना आए। ट्रैक स्टेट, ट्रैक स्टेट का मतलब ये होता है कि एक अप्रोप्रिएट स्टेट जिसको यूज़ करते हुए आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो। लेकिन व्हेन अप्रोप्रिएट द स्टेट ऑफ द यूजर इंटरेक्शन शुड बी ट्रैक्ड एंड स्टोर्ड सो दैट द यूजर कैन लॉग ऑफ एंड रिटर्न लेटर टू द पिकअप वेयर शी लेफ्ट ऑफ। कि मिसाल के तौर पर आप वेबसाइट पे गए हो और आपने उसके अंदर कोई काम किया है, आपका नेट बंद हो गया, बिजली बंद होगी, कुछ भी हुआ, दोबारा सिस्टम ऑन किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 10 स्टेप पीछे से वो जाके बोले कि दोबारा शुरू करो, उसको वहीं से शुरू करना चाहिए। विजिबल नेविगेशन, आपको सामने नज़र आना चाहिए, सरेआम सारों के सामने नज़र आना चाहिए कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है या वेब ऐप है वो बेसिकली इन जगहों पे एरिया या इनकी ये प्लेसेस हैं। जब भी हम लोग कोई वेब ऐप का इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर इन चीज़ों को हम लोगों ने मद्देनज़र रखना होगा। नंबर 1, जो भी एनालिसिस मॉडल से हमें इंफॉर्मेशन आई है उसको रिव्यू करेंगे। नंबर 2 चीज़, हम लोग वेब ऐप की लेआउट का एक स्केच बनाएंगे डमी सा पेंसिल से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे और जो स्पेसिफिक इंटरफेस एक्शंस होंगे, स्पेसिफिक एक्शंस होंगे, उनको देखेंगे कि वो कौन कौन से उनको लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे यूज़र कौन कौन से टास्क परफॉर्म करना चाहता है और हर टास्क को अलग अलग करके लिखेंगे। पहले सेट बनाएंगे उनका और उसके बाद अलग अलग लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि स्क्रीन की जो इमेजेस होती हैं उनके फाइनल करेंगे कि हमें इमेजेस कौन कौन सी लगानी है। लास्ट हम क्या करेंगे, जब हमारी सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो एक बार रिफाइनमेंट करेंगे कि जो जो चीज़ हम लोगों ने ऐड की है वो हमारी ज़रूरत की है या नहीं है। आप सब लोगों के सामने एक पेज दिया गया है, ये देखें, ये मेरा नेविगेशन बार सामने नज़र आ रहा है। ये ऑब्जेक्टिव 1 का मतलब है कि होम का पेज है, अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन आएगी। सर्विसेज के बटन पे क्लिक करूंगा तो सर्विसेज की नज़र आएगी। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस तरीके के होने चाहिए, नेविगेशन इस तरह का बना होना चाहिए कि जो मुझे पूरी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब ऑन द स्पॉट दे दें। आगे मूव करते हैं। इंटरफेस डिज़ाइन करते हुए हम लोग वर्क फ्लो मतलब अभी हम कर रहे हैं इंटरफेस डिज़ाइन। जब भी हम लोग इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड थे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम देखेंगे कि यूज़र की रिप्रेजेंटेशन किस तरह की हो रही है इंटरफेस के साथ, यूज़र किस तरह काम कर रहा है, यूज़र का बिहेवियर क्या है। हम ये देखेंगे कि हर स्टेट के लिए एरर आने पे क्या लेआउट आता है और नॉर्मल कंडीशंस में कैसे रहता है। अगर मिसाल के तौर पर क्रैश हो जाए ऐप तो फिर क्या होगा, और इसी तरह हम लोग रिफ़ाइन करेंगे और रिव्यू करते रहेंगे इंटरफेस डिज़ाइन मॉडल को बार बार। लास्ट हमने इसके अंदर चीज़ पढ़नी थी वो थी हमारी डिज़ाइन एवेल्यूएशन साइकिल। डिज़ाइन एवेल्यूएशन साइकिल का मतलब कि किन फेजेस को होकर डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी डिज़ाइन बनाते हैं, मतलब एक डमी सा दिमाग में कि ऐसा होना चाहिए। फिर हम उसकी पहली प्रोटोटाइप बनाते हैं। मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, माउस इधर आएगा, सॉरी इधर पहुंच जाएगा। फिर यूज़र एवेल्यूएट करेगा इंटरफेस को, यूज़र को चेक करवाया जाएगा कि यार देखो तुम्हारा इंटरफेस कुछ तरह का नज़र आता है। फिर क्या होगा, एवेल्यूएशन को क्या करेगा, डिज़ाइन करे, स्टडीड बाय डिज़ाइनर, डिज़ाइनर जिसको स्टडी करेगा, ठीक है। अगर तो वो कंप्लीट हो गया तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ें चेंज चाहिए तो आप क्या करेगा, वो उसकी डिज़ाइन जो मॉडिफिकेशन है उनको मुकम्मल करेगा। दोबारा प्रोटोटाइप बिल्ड होगी, दोबारा यूज़र के पास जाएगा, दोबारा इधर वापस आएगा, डिज़ाइनर को स्टडी करेगा, चेक करवाया जाएगा। अगर मुकम्मल है बाहर आ जाएगा, अगर और चीज़ें चेंज चाहिए दोबारा इधर चला जाएगा। तो ये हमारा डिज़ाइन एवेल्यूएशन साइकिल होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यही पढ़ा कि डिज़ाइन इश्यूज़ क्या होते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि इंटरफेस डिज़ाइनिंग क्या है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, इंटरफेस डिज़ाइन मॉडल्स किस तरह के होते हैं, एनालिसिस किस तरह का होता है इंटरफेसेस का, इंटरफेस को डिज़ाइन करने के स्टेप्स क्या होते हैं, वेब ऐप के इंटरफेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिज़ाइन एवेल्यूएशन साइकिल क्या चीज़ होती है। ये था आप लोगों का लेक्चर। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले प्लीज़।